डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बागेश्वर में भाजपा का चुनावी बिगुल बजा, झंडा सेल्फी और गांव-गांव संपर्क 2027 की तैयारी तेज। चंपावत में शिक्षा को मिली रफ्तार, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण अभियान का शुभारंभ, 647 स्कूलों के छात्रों तक समय पर पहुंचेगी किताबें। लोहाघाट में चैतोला मेला में जनसैलाब, जय चौमू देवता के जयकारों से गूंजा जमदेवर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां उत्तराखंड की सियासत में चुनावी हलचल तेज होती नजर आ रही है। कुंदन परिहार अपने गृह जनपद बागेश्वर पहुंचे, जहां मंडल सेरा स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने पार्टी की आगामी रणनीति का खुलासा किया। उत्तराखंड भाजपा पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है। प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने साफ कहा कि पार्टी राष्ट्रीय एजेंडे के तहत 2027 के चुनावों की तैयारी में जुट गई है। 6 अप्रैल को भाजपा कार्यकर्ता अपने अपने घरों में पार्टी का झंडा लगाकर सेल्फी अभियान चलाएंगे और सोशल मीडिया पर हैशटैग के जरिए माहौल बनाएंगे। 6 अप्रैल को हर कार्यकर्ता अपने घर पर भाजपा का झंडा लगाएगा और सोशल मीडिया के माध्यम से इस अभियान को आगे बढ़ाएगा। इसके साथ ही 8 और 9 अप्रैल को गांव चलो अभियान के तहत कार्यकर्ता गांव-गांव पहुंचेंगे। इस दौरान प्रभावशाली लोगों से मुलाकात की जाएगी और सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद स्थापित किया जाएगा। भाजपा इस बार खासतौर पर SC/ST वोट बैंक पर भी फोकस कर रही है। भीमराव अंबेडकर जयंती को भव्य रूप से मनाने की तैयारी है, जिससे सामाजिक समीकरणों को मजबूत किया जा सकेगा। वहीं सभी कार्यक्रमों में पुष्कर सिंह धामी सरकार के 4 साल की उपलब्धियों की प्रमुखता से जनता तक पहुंचाया जाएगा। भाजपा 2027 में धामी के नेतृत्व में लगातार जीत दर्ज कर हैट्रिक लगाने के लक्ष्य से आगे बढ़ रही है। देखिए, एक तो जो हमारी सरकार के 4 वर्ष पूर्ण सफलतापूर्वक हुए हैं, हमारी सरकार आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में इस सरकार ने अनेकों ऐसे ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गौरवान्वित है, लेकिन साथ-साथ जनता उससे लाभान्वित है। आज हम देखते हैं कि जो यूसीसी है, उसके माध्यम से संपूर्ण देश भर में पुष्कर सिंह धामी जी ने एक नजीर प्रस्तुत की है। अनेकों राज्य उनका अनुसरण कर रहे हैं और हम समान नागरिक संहिता लागू करने वाले प्रथम राज्य की श्रेणी में शुमार हैं। इसका श्रेय हमारी सरकार और पुष्कर सिंह धामी जी को जाता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो हमारी प्रदेश में परीक्षाएं होती थी, नए शैक्षिक शस्त्र इस सत्र में 2026-27 की शुरुआत के साथ ही जनपद में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। समग्र शिक्षा अभियान के तहत राजकीय प्राथमिक विद्यालय चंपावत से निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि दर्जा राज्य मंत्री श्री श्याम नारायण पांडे, विधायक प्रतिनिधि श्री प्रकाश तिवारी एवं अपर जिलाधिकारी श्री कृष्णनाथ गोस्वामी ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर पुस्तक वाहनों को रवाना किया। ये वाहन जनपद की सभी न्याय पंचायतों तक समयबद्ध तरीके से पाठ्य पुस्तकें पहुंचाएंगे, ताकि सत्र शुरू होते ही छात्रों को किताबों के लिए इंतजार न करना पड़े। जनपद के 647 विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक के अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए पुस्तकों की समुचित व्यवस्था की गई है। प्रशासन द्वारा बनाई गई व्यवस्थित वितरण प्रणाली के तहत किताबों को सीधे न्याय पंचायत स्तर तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे शिक्षा में किसी प्रकार की बाधा न आए। इस अवसर पर दर्जा राज्य मंत्री श्याम नारायण पांडे ने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि शिक्षा जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है और निरंतर मेहनत ही सफलता की पूंजी है। विधायक प्रतिनिधि श्री प्रकाश तिवारी ने पुस्तकों के महत्व को बताते हुए छात्रों से नियमित अध्ययन और पुस्तकों के संरक्षण का आह्वान किया। अपर जिलाधिकारी कृष्णनाथ गोस्वामी ने शिक्षकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने और छात्रों के सर्वांगीण विकास में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। उन्होंने कहा कि पुस्तकें ही एक मजबूत भविष्य की नींव रखती हैं। कार्यक्रम में मुख्य शिक्षा अधिकारी मान सिंह, शिक्षकगण एवं अन्य संबंधित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। इस पहल से स्पष्ट है कि चंपावत में शिक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह गंभीर है और हर छात्र तक संसाधन समय पर पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।
चंपावत जनपद के प्रसिद्ध गुरु गोरखनाथ धाम में अब व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार ने धाम पहुंचकर जहां विधिवत पूजा अर्चना कर जनपद वासियों की सुख शांति और समृद्धि की कामना की, वहीं व्यवस्थाओं को लेकर सख्त रुख भी अपनाया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों का गहन जायजा लिया। दुबड़ क्षेत्र में बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए पार्किंग व्यवस्था विकसित करने के लिए संभावित भूमि का निरीक्षण किया गया और अधिकारियों को जल्द कार्यवाही के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही धाम तक पहुंचने वाले करीब 2 किलोमीटर लंबे मार्ग और परिसर में CNDS द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए गुणवत्ता और गति दोनों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। श्रद्धालुओं की आवाजाही और अधिक सुगम बनाने के लिए डीएम ने हेलीपैड निर्माण की दिशा में भी पहल की। इसके लिए उपयुक्त स्थल का निरीक्षण कर लोक निर्माण विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान डीएम ने मंदिर परिसर में तैनात एसएसबी जवानों से संवाद कर उनकी समस्याएं जानी और उनके बेहतर आवासीय सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। प्रशासन की इस पहल से साफ है कि आने वाले समय में गुरु गोरखनाथ धाम न सिर्फ आस्था का केंद्र रहेगा बल्कि सुविधाओं के लिहाज से भी एक आदर्श स्थल के रूप में विकसित होगा। रसोई गैस की किल्लत से पहले ही आम आदमी का दम निकल रहा है और अब एक नए नियम ने आग में घी डालने का काम किया है। नया फैसला ये है कि शहरों में उपभोक्ताओं को 25 दिन में गैस सिलेंडर मिलेगा, लेकिन ग्रामीण इलाकों में रहने वालों को 45 दिन का इंतजार करना होगा। इस खुले भेदभाव के खिलाफ गांव में भारी आक्रोश है। ग्रामीण उपभोक्ताओं के विरोध के बाद गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स ने भी एक बैठक कर सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार करने की बात कही। वितरकों का कहना है कि इस फैसले के बाद से ग्रामीण क्षेत्रों में हालात इतने तनावपूर्ण हो गए हैं कि आए दिन डिलीवरी करने वालों के साथ हाथापाई की नौबत आ रही है। ऐसे में हरिद्वार और देहरादून जनपदों के गैस डिस्ट्रीब्यूटरों ने बैठक कर जनता के गुस्से को देखते हुए बड़े फैसले लेने की बात कही है। उन्होंने नियम को तुगलकी फरमान बताते हुए गैस वितरण पूरी तरह ठप करने की चेतावनी दे दी है। पूरा कर देता हूँ। आपने कहा फरमान जारी हुआ है। फरमान तो देखिए आदेश को कहते हैं शुद्ध हिंदी में। तो आदेश तो सराखों पे होता है जब हमारे हुक्मरान करते हैं, हमारे आला अधिकारी करते हैं, चाहे वो कंपनी के हों, प्रशासन के हों, सरकार के हों। हमें उनकी बात माननी पड़ेगी और मानना चाहिए और रीति नीति सदियों से चली आती है, मानते रहे। विषय आता है ये तुगलकी फरमान है। आपने एक हांडी के 2 पेट कर दिए। आप कह रहे हैं कि जो ग्रामीण कैटेगरी में जो एजेंसियां हैं उनको 45 दिन के उपरांत बुकिंग होगी पिछली डिलीवरी से, गैस डिलीवरी से, और तब गैस मिलेगी। और जो शहरी कैटेगरी की एजेंसी हैं उनको आप 25 दिन के उपरांत गैस बुकिंग करके गैस दे देंगे। ये कहाँ तक सही है बताइए? न्यायोचित है, न्यायसंगत है? आप बताइए। दूसरी बात ये आती है कि हम अभी 1 हफ्ते पूरा इससे जद्दोजहद से गुजरे। बहुत बुरी स्थिति रही है, कई बार मार पिटाई की नौबत हुई है। ठीक है, ऐसे में हमारे स्टाफ के द्वारा किसी कंज्यूमर के साथ कुछ हो जाए, कंज्यूमर हमारे स्टाफ के साथ कर दे, डिलीवरी मैन के साथ कोई घटना कर दे, तो बहुत ही मतलब क्या बताएं आप। की जो एजेंसी थी वो तो चलो उनका कुछ मैटर चल रहा था जमीन से लेके, तो इस वजह से बंद हुई है वो। तो हमारे पास प्रेशर आया इंडियन ऑयल से कि हम कनेक्शन आपको दे रहे हैं और कुछ एजेंसीज को दे रहे हैं, और वो 4 एजेंसी में गए हैं कनेक्शन। एक तो हमारे पास आए और इसमें आए आपके बालूवाला में, तरुणा में और डाकपत्थर और विकास नगर में। खटीमा में जन सरोकार की सच्चाई दिखाना अब खतरे में खाली नहीं है। चकरपुर क्षेत्र में एलपीजी गैस की किल्लत पर जमीनी हकीकत उजागर करना एक वरिष्ठ पत्रकार को भारी पड़ गया। पुलिस ने धारा 353(1)(b) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिससे पूरे प्रदेश के पत्रकारों में आक्रोश फैल गया है। जानकारी के अनुसार वरिष्ठ पत्रकार दीपक फुलेरा ने बुधवार को चकरपुर में गैस संकट और लंबी कतारों में खड़े परेशान उपभोक्ताओं की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी। सुबह से ही लोग गैस के लिए भटक रहे थे, जिसे कैमरे में कैद कर हकीकत सामने लाई गई। आरोप है कि इस खबर से नाराज एक भाजपा नेता ने खटीमा थाने में तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने बिना प्रारंभिक जांच के ही मुकदमा दर्ज कर लिया। इस कार्रवाई को पत्रकारों ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सीधा प्रहार बताया। वहीं एसएसपी अजय गणपति ने मुकदमा दर्ज होने की पुष्टि की है। दूसरी ओर पत्रकार दीपक फुलेरा ने 2 टूक कहा कि वे जनहित की खबरों से पीछे नहीं हटेंगे। अगर सच दिखाना जुर्म है तो यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फर्जी मुकदमों से कलम नहीं रुकेगी। इस पूरे प्रकरण ने अब बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सत्ता को सच से डर लगने लगा है। यदि इसी तरह सच्चाई को दबाने की कोशिशें होती रहीं तो सबसे बड़ा नुकसान आम आदमी और गरीब जनता को होगा।
जब उनकी समस्याएं सामने ही नहीं आएंगी तो समाधान कैसे होगा। पत्रकारों का कहना है कि वे ही जनता और शासन प्रशासन के बीच की कड़ी हैं। यदि उन्हीं पर दबाव बनाया जाएगा तो लोकतंत्र की नींव कमजोर होगी। चैत्र नवरात्र के पावन पर्व पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। जहां दुर्गा मंदिर दिनेशपुर में देवी वसंती मां की भक्ति में श्रद्धालु पूरी तरह से लीन नजर आए। नवमी के शुभ अवसर पर विधि विधान के साथ हवन और यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने हिस्सा लेकर माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया। सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों का तांता लगा रहा। महिलाओं और श्रद्धालुओं ने पूरे श्रद्धा भाव के साथ मां बसंती की पूजा अर्चना की। वहीं पुजारियों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच हवन संपन्न कराया गया, जिससे पूरे वातावरण में भक्तिमय ऊर्जा का संचार हुआ। श्रद्धालुओं ने अपने परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए माता रानी से प्रार्थना की। आज दशमी था, 5 दिन हमने पूजा किया, दुर्गा पूजा, और आज जाके दशमी के दिन समापन है, विजयदशमी के दिन। तो आज सब महिलाएं एक साथ इकट्ठा होके एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं। उसमें माता जाते जाते आशीर्वाद देके जाती है कि सबका सुहाग बना रहे, सबका बच्चे अच्छे रहे, सुख शांति बने रहे। तो माता हम सबको आशीर्वाद देके जाती है। जय माँ दुर्गा। आज विजयदशमी है, आज विजयदशमी खत्म हो गए। आज हम सिंदूर खेल रहे हैं पति के आयु के लिए, लंबे आयु के लिए। सब महिला लोग हैं यहाँ पे। आज विजयदशमी है। सबसे पहले हमारे यहाँ पे अमावस्या के बाद कदली छेदन होता है, उसके बाद षष्ठी पूजा, फिर सप्तमी, अष्टमी, नवमी, फिर दशमी। आज दशमी का प्रोग्राम है। आज महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती है और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती है। चैत्र नवरात्र के पावन पर्व पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। जहां दुर्गा मंदिर दिनेशपुर में देवी वसंती मां की भक्ति में श्रद्धालु पूरी तरह लीन नजर आ रहे हैं। नवमी के शुभ अवसर पर विधि विधान के साथ हवन और यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने हिस्सा लेकर माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया। सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों का तांता लगा रहा। महिलाओं और श्रद्धालुओं ने पूरे श्रद्धा भाव के साथ मां बसंती की पूजा अर्चना की। वहीं पुजारियों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच हवन संपन्न कराया गया, जिससे पूरे वातावरण में भक्ति में ऊर्जा का संचार हुआ। श्रद्धालुओं ने अपने परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए माता रानी से प्रार्थना की। आप सभी को नमन, वंदन, अभिनंदन, प्रणाम और जय माता दी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज चैत्र नवरात्रि का नवमी पूजन था और सभी माताओं ने मिलकर यहाँ पे पंडित जी के साथ तिथि महानवमी, इस तिथि में जो महायज्ञ करते उसका घर में राम रूपी भगवान आते, लक्ष्मी रूपी सीता आ जाते हैं। जय माँ बसंती। आज बसंती पूजा की नवमी पूजा है। इसमें हवन होती है और सारे महिला लोग और सब मिलके इस हवन को पूरा करते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जहां गुमदेश क्षेत्र के प्रसिद्ध चमदेवल स्थित चौखाम बाबा चमू देवता मंदिर में 3 दिवसीय चौतोला मुख्य मेले का भव्य शुभारंभ हो गया है। मेले की शुरुआत ढोल नगाड़ों की गूंज और विधि विधान से हुई। पूजा अर्चना के साथ की गई, जिससे पूरा क्षेत्र भक्ति में माहौल में सराबर हो गया। मंदिर में भास्कर पांडे और अनुराग पांडे द्वारा धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए गए, जबकि पुरोहित शंकर दत्त पांडे ने मंत्रोच्चार के साथ पूजा कराई। मेला समिति अध्यक्ष खुशहाल सिंह धोनी ने बताया कि मेले के पहले दिन ही आधा दर्जन गाँव से पहुंचे जत्थों ने जय चोमू देवता के जयकारों से वातावरण को गुंजायमान कर दिया। शुक्रवार को मड़, धौनी, शिलिंग, जिंडी, बकसुनी, नेवल, टुकरा, जाख, सिरकोट और चौपटा सहित कई गांवों से सैकड़ों श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषा और ढोल नगाड़ों के साथ मंदिर पहुंचे। परंपरा के अनुसार सभी जत्थों ने मंदिर की परिक्रमा की और देर शाम पूजा अर्चना के बाद चौमू देवता के खाली ढोले को मड़ गांव ले जाया गया, जहां रात्रि जागरण और भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। शनिवार को मेले का मुख्य आकर्षण मड़गांव से आने वाला चौमू देवता का भव्य डोला रहेगा। धामी रस्सों के सहारे रथ में सवार होकर डोले को मंदिर तक लाएंगे, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के उमड़ने की संभावना है।
सुबह से ही क्षेत्र के विभिन्न गांव के साथ साथ चंपावत जिले और अन्य स्थानों से श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। श्रद्धालु मंदिर में पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। मेले को लेकर क्षेत्र में खासा उत्साह है और लोग पारंपरिक शुद्धता के साथ धार्मिक अनुष्ठानों में भाग ले रहे हैं। देश विदेश से रह रहे क्षेत्रवासी भी इस आस्था के पर्व में शामिल होने के लिए अपने गांव लौट आए हैं। वहीं मेले के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और एसएसबी के जवान तैनात किए गए हैं। जोलीकोट भवाली मार्ग पर शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। गोठिया के पास एक केमू या कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन की एक बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही तल्लीताल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को बस से बाहर निकाला गया और तत्काल उपचार के लिए हल्द्वानी स्थित सुशीला तिवारी अस्पताल भेजा गया। बताया जा रहा है कि बस में कुल 14 यात्री सवार थे। प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण मोड़ पर ब्रेक फेल होना बताया गया है, जिसके चलते बस अनियंत्रित होकर पलट गई। यह बस हल्द्वानी से पिथौरागढ़ के बिरथी जा रही थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे की जांच शुरू कर दी है। जो मास कैजुअलिटी से लगभग यहाँ पर 7 मरीज पहुंच चुके हैं। उसमें से 2 मरीज की थोड़ा स्थिति गंभीर है, जिसमें से एक राइट हैंड में जो है चोट लगी, क्रश इंजरी है, और कुछ जो 4 पेशेंट जो है माइनर इंजरी है, जिनके सबके एक्सरे और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। देखिए, आज प्रातः एक बस जो कि यहाँ से हल्द्वानी से डीडी हाट को जा रही थी, प्रातः लगभग 7 बजे करीब, ये जोलीकोट के पास में गेठिया के पास में खोपी गांव पड़ता है, वहाँ पर जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के चुनाव में रजत अग्रवाल ने पूरे पैनल के साथ भारी बहुमत से जीत दर्ज की है। श्री राधा कृष्ण मंदिर सभागार में सुबह 9 बजे से 3 बजे तक मतदान किया गया, जिसमें 844 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। 4 बजे से मत करना शुरू की गई, जिसमें अध्यक्ष पद पर रजत अग्रवाल 668 वोट लेकर भारी बहुमतों से इस बहुमत से विजय हुए। इसके साथ ही महासचिव पद पर जगदीप कुकरेजा, उपाध्यक्ष पद पर अतुल अग्रवाल, कोषाध्यक्ष पद पर नागेंद्र उनियाल, सह सचिव पद पर सलीम अहमद ने भारी मतों से जीत दर्ज की। चुनाव परिणाम के बाद रजत अग्रवाल के समर्थकों द्वारा ढोल दमाऊ और आतिशबाजी के साथ शहर में जुलूस निकाला गया, जहां पर व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि पिछले 17 सालों से उन्होंने व्यापारियों के हितों के लिए कार्य किया और एक बार फिर व्यापारियों ने उन पर अपना विश्वास जताया है। सर्वप्रथम मैं हमारे समस्त व्यापारी भाइयों का, मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने अपना विश्वास पुनः 5वीं बार मेरे ऊपर जताया और आज मैं मसूरी ट्रेडर्स यूनियन का 5वीं बार लगातार महामंत्री बना हूं। मैं समस्त अपने व्यापारी भाइयों का हाथ जोड़ के तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं सबसे पहले मसूरी के समस्त व्यापारी भाइयों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करूंगा। ये चुनाव 5 साल बाद हुआ। पिछली बार हम लोग निर्विरोध चुने गए थे, किसी ने नामांकन नहीं भरा था। उससे पहले 2021 में चुनाव हुआ था और 2 पदों पर चुनाव बिल्कुल इसी प्रकार से हो जैसे आज हुआ है। बहुत ही कड़ी टक्कर थी और तभी भी हमें हमारे समस्त व्यापारी भाई बहनों ने अपना आशीर्वाद दिया था और आज फिर से एक बार हमें आशीर्वाद मिला है। जहां धामी सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल थीम के अंतर्गत संपूर्ण राज्य में विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, वहीं उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के बैनर तले पूरे प्रदेश में 23 तारीख से इंजीनियर्स हड़ताल पर चल रहे हैं। देखने वाली बात तो यह है कि जहां सरकार अपने 4 सालों की योजनाओं का गुणगान गा रही है, वहीं डिप्लोमा इंजीनियर्स अपनी 27 सूरतीय मांगों को लेकर हड़ताल पर चले हुए हैं। हड़ताल से शाखा रानीखेत में समस्त इंजीनियर्स, जिसमें प्रांतीय खंड, निर्माण खंड, सिंचाई खंड, प्राधिकरण, ग्रामीण निर्माण विभाग के इंजीनियर आज 5वें दिन भी हड़ताल पर डटे हुए हैं। बता दें कि कुछ महीने पूर्व उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के पदाधिकारियों ने अपने अधिवेशन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक मांग पत्र दिया था, लेकिन आज 9 महीने बीतने के बाद भी मांग पत्र पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिस कारण उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ ने हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया। इंजीनियर अजय टम्पटा, मंडल अध्यक्ष कुमाऊं, उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ ने कहा कि हमारी
इस महासंघ ने जो हमें एक आंदोलन कार्यक्रम दिया है जिसमें 27 सूत्रीय मांगों का ये मांग भी हमारी समस्या है। इसमें जब पिछली बार जून में हमारा अधिवेशन हुआ था तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि बहुत ही जल्द आपकी समस्याओं का निस्तारण कर दिया जाएगा, लेकिन आज 9 महीने बीत जाने के बाद भी उनकी तरफ से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो विवश होकर हम करीब 3800 शून्य डिप्लोमा इंजीनियर 23 मार्च से हड़ताल पर चले गए हैं और आज लगभग 5 दिन बाद भी कहीं से कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। महासंघ की ओर से हमें निर्देश मिला है कि हड़ताल जारी रहेगी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। जो महासंघ ने हमें एक आंदोलन कार्यक्रम दिया था 27 सूत्री मांगों के, जो मांग नहीं हमारी समस्याएं हैं, तो इसमें जब पिछली दफ़ा हमारा जून में अधिवेशन हुआ था तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि बहुत ही जल्द आपकी समस्याओं का निस्तारण कर दिया जाएगा, लेकिन आज लगभग 9 महीने बीतने के बाद भी उनकी तरफ से कुछ भी इसमें ध्यान नहीं दिया गया। तो मजबूरीवश हम लोगों को पूरे तकरीबन 3500 डिप्लोमा इंजीनियर्स जो हैं हड़ताल पे चले गए हैं 23 तारीख से, और आज हो गई है 27 तारीख लगभग। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के बैनर तले हमारी 27 सूत्रीय मांगे हैं। मांगों के लिए मांग भी हैं और समस्याएं भी हैं, क्योंकि जहां तक हम इंजीनियरिंग संवर्ग के लोग हैं। रुड़की के भगवानपुर में देहरादून रोड पर स्थित क्वांटम विश्वविद्यालय में आज शुक्रवार को करीब 1 बजे वार्षिक उत्सव धरोहर बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जिलाधिकारी हरिद्वार मयूर दीक्षित और विशिष्ट अतिथि के तौर पर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रदीप बन्ना शामिल हुए। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए हैं। बता दें कि देहरादून रोड पर स्थित क्वांटम विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय वार्षिक उत्सव धरोहर का आयोजन किया जा रहा है। आज कार्यक्रम के दूसरे दिन वार्षिक उत्सव धरोहर 2026 धूमधाम से मनाया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के द्वारा छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि कॉलेज जीवन व्यक्तित्व विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ ही जिलाधिकारी के द्वारा छात्र छात्राओं को उनकी प्रतिभा निखारने के लिए कुछ जरूरी टिप्स दिए गए हैं। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री प्रदीप बन्ना ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि क्वांटम विश्वविद्यालय के विद्यार्थी न केवल शैक्षणिक क्षेत्र में बल्कि खेल, तकनीक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, जो क्षेत्र और राज्य के लिए गर्व का विषय है। इस अवसर पर क्वांटम विश्वविद्यालय के संस्थापक अध्यक्ष के साथ अन्य पदाधिकारी और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। देखिए, यहाँ पर आज क्वांटम यूनिवर्सिटी में धरोहर जो एनुअल फेस्टिवल है उसका आगाज़ किया गया है और बहुत ही शानदार तरीके से इसका शुभारंभ किया गया है। विभिन्न कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी से बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये इस फेस्टिवल में न केवल कल्चरल इवेंट्स हैं बल्कि टेक इवेंट्स भी हैं और विभिन्न क्लब्स की एक्टिविटीज़ भी इसमें इंक्लूड की गई हैं। निश्चित तौर पे ये ऐसे फेस्टिवल्स बच्चों को एक टीम वर्क के माध्यम से काम करने के लिए और साथ ही हमारे देश की संस्कृति और नई टेक्नोलॉजी को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, उसके बारे में बताते हैं। मैं पूरी टीम का, क्वांटम यूनिवर्सिटी के फाउंडर्स का, साथ ही उनकी पूरी मैनेजमेंट टीम का, सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगा। इन्होंने अच्छा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराया और हम यहाँ पर आए। तो फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।